हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रैयती ज़मीन पर नील की खेती। हम इसके पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि नील खेती के दो तरीके होते हैं, एक निजी और एक रैयती व्यवस्था। हम निज खेती को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैयती खेती के बारे में और निज खेती की जो समस्याएं थी, जो निज खेती करने का तरीका था, हम उस वीडियो को पहले उस टॉपिक को उस चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे रैयती जो खेती होती थी उसमें क्या क्या बदलाव आया और वो किस तरह की जाती थी। ये टॉपिक है क्लास 8 एनसीईआरटी बुक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रैयती खेती के बारे में। अब रैयती व्यवस्था क्या थी? निज व्यवस्था तो हम समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। रैयती व्यवस्था को समझेंगे कि तहत बागान मालिक रैयत के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे। यानी जो रैयती व्यवस्था में क्या होता था कि वो जो बागान मालिक होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें होती थी, उनके जो मालिक होते थे उनके साथ एक डील किया करते थे। ठीक है, कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों को से नगद कर्जा भी मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील खेती करने की अनुमति होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी तैयार करने और बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिलता था। वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही ये समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था इतनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम होती थी। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। ठीक है, तो समझ में आया कि रैयती व्यवस्था में क्या होता था, कि निज व्यवस्था में क्या होता था, जो बागान मालिक होते थे वो अपनी ही जमीन पर खेती करते थे। लेकिन जो रैयती व्यवस्था आई वो ऐसी नहीं थी। जो बागान मालिक थे उनको रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी एक डील करनी होती थी। ठीक है, और कई बार ये गांव के मुखिया को भी रैयतों की तरफ झुका लेते थे। अब उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिलता था। कर्ज लेने वाले रैयत अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, और जो बागान मालिक होते थे उनको बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, और जो जबकि मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखभाल करना, ये सारा काम काश्तकारों का होता था। अब क्या हुआ कि जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयतों को नया कर्ज मिल जाता था। वही चक्र दोबारा चलता था। तो किसान इससे समझ चुके थे कि ये जो आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा कठोर है और नील से जो उन्हें कीमत मिलती है वो बहुत कम होती थी। कर्जों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थीं। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के खेती के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो आपको समझ में आया कि रैयती व्यवस्था में जो किसान थे वो क्यों कतराने लगे कि हम अपनी ज़मीन पर खेती नहीं करेंगे, क्योंकि जो नील का पौधा होता है वो उसकी जो जड़ें इतनी बड़ी गहराई तक जाती थी कि वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। और उसके बाद जब उन किसानों को अपने खेतों पर खाने के लिए धान की खेती करना होता था तो वो नहीं कर पाते थे। अब देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि नील का उत्पादन कैसे हो रहा है। एक बीटर वार्ड दिखाया गया है, एक किण्वन हौद दिखाया गया है। नील के खेतों के आसपास एक कारखाना है और वहीं पर खेतों में नील भी उगाई जा रही है। ठीक है, नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखानों में स्थित वेटस यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3-4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। फिर जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब ये सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था। द्रव को एक और हौद में छान दिया जाता था।
दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद को बीटर वॉट कहते हैं, जिसको हम इमेज में देखे हैं। इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव निकल जाता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी हुई नील की गाद नील की लुगदी या दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखाया जाता था। तो आपको समझ में आया नील की कैसे खेती करते थे, नील को फैक्ट्री में कैसे बनाते थे। कि सबसे पहले कारखाने में एक वैक्टस यानी एक हौद होता था। सबसे पहले 3-4 कुंड होते थे और प्रत्येक हौद का काम अलग अलग होता, यानी कुंड का अलग अलग होता था। नील के पत्तियों को तोड़ते थे, सबसे पहले गर्म करते थे, फिर उसको सड़ने के लिए रख देते थे। जब उसमें से बुलबुले उठने लगते थे तो उसकी पत्तियों को निकाल कर अलग कर दिया जाता था और दूसरे में छान दिया जाता था। और फिर ये छना हुआ जो जल था उसमें चूने का पानी डाल देते थे और जब ये चूने के पानी उससे क्रिया करके जो नील होता था उसको नीचे कर देता था और साफ स्वच्छ जल ऊपर कर देता था। तो इस स्वच्छ जल से नील की जो लुगदी होती थी उसको दूसरे कुंड में निकाल लेते थे और उसको बिक्री के लिए निचोड़ कर सुखा लेते थे। ठीक है, इस तरह होती थी नील की खेती। अब नील की खेती हुई। अब उसके बाद विद्रोह होने लगे। कैसे? मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाला गुमास्ता एजेंट की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि वे ना तो नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लाठियों या लाठीधारी मुंडों से डरेंगे। ठीक है, गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुपचाप बैठने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली थी? इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत धनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे। ऐसा कभी कभी होता है। तो नील का विद्रोह हुआ क्योंकि अब किसान अपनी ज़मीन पर खाने के लिए कुछ उगा ही नहीं सकता था और उन्हें ज़बरदस्ती प्रेशर दिया जाता था कि तुम अपने ही खेत में नील उगाओगे। तो आखिरकार किसान क्या खाए? इस सब चीज़ों को सहते सहते मार्च 1859 में बंगाल में हजारों किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और विद्रोह करने लगे। ठीक है, एजेंटों को पीटने लगे, तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। जो औरतें थे वो अपने बर्तन को लेकर लड़ाई में कूद गईं। ठीक है, और उन्होंने कसम खा ली कि ना तो हम नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही अपने खेतों में नील उगाएंगे और ना ही लाठीधारी गुंडों से हम डरेंगे। ठीक, अब 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ अपने आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय से उनसे जमीन ले लेते थे। नील के जो किसान होते थे उनको भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैल गई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दी में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशल इल्डेन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है।
ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। नील आयोग में बागान मालिकों को दोषी पाया गया। जोर जबरदस्ती से उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोगों ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करे, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती करना बंद भी कर सकती है। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धाराशाही हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार में एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह जो नील की खेती करने वाले किसान थे, किस तरह अपना आंदोलन करने लगे। ठीक है, जब नील की खेती की शुरुआत हुई थी तो अंग्रेज सोचते थे कि हम इससे बहुत मुनाफा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे यह एक विद्रोह में बदल गया और लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। उसके बाद कई आंदोलन बढ़ते गए और उसके बाद आंदोलन को शांत करने के लिए एक नोटिस भी भेजा गया जिसमें लिखा था कि जिसको नील की खेती नहीं करना वह इससे करने से इनकार भी कर सकता है। और इसी के बगावत के बाद नील बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। बागान मालिक बिहार पर ध्यान लगे और 19वीं सदी के आखिरी में जो कृत्रिम रंग होते हैं वो भी बनने लगे और उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो गया। और इसी समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे ही थे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा चंपारण आंदोलन की शुरुआत था। चलिए, समझ में आया आपको। और एक इंटरेस्टिंग बात पढ़िए और समझते हैं कि चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की थी। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब में किस तरह दिए थे तो समझते हैं। WS टिटनकार नील आयोग के अध्यक्ष थे तो उन्होंने क्या पूछा, क्या अब तुम नील की खेती करने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह के शर्तों पर खेती करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या तुम ₹1 प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि उस समय किसान कितना ज़्यादा परेशान थे कि वो कुछ भी करने को तैयार थे लेकिन नील उगाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया जाता था नील उगाने के लिए और वो इन सब चीज़ों से इतना परेशान हो गए थे कि नील उगाना पसंद नहीं करते थे। वो ये भी कहते थे कि हम भीख मांग लेंगे लेकिन अपने खेतों पर नील की खेती नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे भारतीय किसानों को मजबूर किया नील की खेती करने के लिए और उन्हें प्रताड़ित किया और आखिरकार यह नील की खेती का आखिरकार अंत क्या हुआ कि यह एक विद्रोह में बदल गया और आंदोलन हुए। और इसी तरह यह विद्रोह किसी तरह जब महात्मा गांधी 1917 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उसी टाइम वो 1917 में चंपारण, बिहार के चंपारण जगह की दौरा किया और उन्होंने वहाँ पे नील खेती करने वालों के किसानों की दुर्दशा भी देखी जिसका अंत क्या हुआ कि चंपारण विद्रोह में वह बदल गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।